A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Improvement in Food Resources. बच्चों इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे थे कि जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं यानी खाने के संसाधन हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट करके हम खाने की पैदावार को फूड की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ, फल, तो इनकी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र कैसे किसी भी प्लांट को, किसी भी क्रॉप को मदद करते हैं ग्रो करने में और उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देते हैं। आउटपुट मतलब पहले एक पेड़ से, एक खेत से अगर 100 किलो गेहूँ निकल रहा था, तो अगर हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर का इस्तेमाल करने लगें तो उसी खेत से आपको 200 किलो गेहूँ मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर हमारे खेतों के लिए और हमारे प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ओके, तो चलिए लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके पहले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी क्रॉप, सबसे पहले आपको क्रॉप समझना पड़ेगा। तो क्रॉप मतलब होता है एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट जब एक एरिया में ग्रो किए जाते हैं तो उनको बोलते हैं क्रॉप। ओके, एक ही तरह के ढेर सारे प्लांट्स जब एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो किए जाते हैं तो उन सबको साथ में मिल करके बोलते हैं क्रॉप। और उस क्रॉप का कैसे मैनेजमेंट करना है वो हमें पढ़ना है। ओके, तो इंडिया और दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ में जहाँ एग्रीकल्चर एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखा जाता है, तो ऐसे कंट्रीज़ में छोटे छोटे फार्म से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर खेती की जाती, ठीक है। बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का रहा है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी होने से जो भी प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए प्लांट्स की, जो भी नए नए तरीके होते हैं वो यहाँ के लोगों को एक्सेसिबल नहीं है या बहुत लेट पता चलते हैं कि हम इन टेक्निक से भी अपनी प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जब किसान के पास आ जाती है तो उससे वो अपने फार्म की ईल्ड, आउटपुट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ा देता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने ये सीखा। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट ऐसी एसेंशियल चीज़ें होती हैं जैसे हमारे शरीर को दूध चाहिए हमारी हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए, हमारे शरीर को फ्रूट्स चाहिए, ओके, हमारे बालों को, स्किन को, आँखों को दुरुस्त रखने के लिए, ओके, हमारे शरीर को वेजिटेबल्स चाहिए, ओके। उसी तरह से प्लांट को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाए। ये न्यूट्रिएंट मैन्योर और फर्टिलाइज़र के फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट जो प्लांट को चाहिए वो कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। जब हम खाद बना करके या फर्टिलाइज़र के फॉर्म में उस न्यूट्रिएंट को मिट्टी में डाल देते हैं तो उस मिट्टी में ढेर सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट जब प्लांट हम वहाँ पर लगाते हैं, जब बीज डालते हैं, जब बीज ग्रो करता है तो उस बीज को रूट्स से सॉइल के थ्रू वो न्यूट्रिएंट मिलते हैं और वो बहुत तेज़ी से प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो हवा होती है, हवा में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, ओके, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है हवा से ही, ओके, क्योंकि प्लांट को रात में ऑक्सीजन चाहिए
और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों दिन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन उनको पानी से मिल जाता है और जो मिट्टी है उससे 13 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, 13 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। इन 13 में से मतलब टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स में से उनको कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और कुछ कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि प्लांट में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसीलिए उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं जो एयर से मिलते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन, वाटर से हमें हाइड्रोजन, मतलब प्लांट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। सॉइल से उनको 2 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, प्लांट्स के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को बहुत कम होती, ठीक है। अब चलिए मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर जो है उसमें ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। एंड ऑल्सो सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ये जो मैन्योर है ये थोड़े से न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है मिट्टी में, ठीक है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर जो है वो तैयार किया जाता है जो एनिमल्स का जो गोबर होता है या एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, जो वो एक्सक्रीट करते हैं, उस गोबर को और प्लांट के वेस्ट को। प्लांट के वेस्ट क्या क्या हैं? गिरी हुई पत्तियाँ, टहनियाँ, फल, तो ये सारे प्लांट के वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो सड़े फल होते हैं, जो पत्तियाँ गिर गई, जो टहनियाँ गिर गई, तो इन सारी चीज़ों को गोबर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये तैयार हो जाता है मैन्योर। मैन्योर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वो सॉइल को मुलायम बनाता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ओके, और सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। मतलब ऐसी मिट्टी बना देता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एकदम सही है, ओके। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जब प्लांट वेस्ट और गोबर वगैरह जो होता है एनिमल से हमको मिलता है, गाय, भैंस, बकरियों से, तो जब उन दोनों को साथ में रख करके एक गड्ढे में सड़ाया जाता है, उनको सड़ाता कौन है? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस गोबर को सड़ाते हैं, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। जब इस मैन्योर को आप सॉइल में डालते हो तो सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती, ओके। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मैटर अगर ढेर सारा है मैन्योर में, उससे सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सैंडी सॉइल्स में, मतलब जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें पानी को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। क्लेई सॉइल यानी चिकनी मिट्टी में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। जो लार्ज क्वांटिटी होती है ऑर्गेनिक मैटर की, उससे ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग की कैपेसिटी जो है वो डेवलप होती, ठीक है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। मैन्योर में हम बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गोबर वगैरह होता है वो एनिमल्स का बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, ओके। तो मैन्योर तैयार करने में हमें गोबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैन्योर तैयार करने में हमें गोबर की ज़रूरत पड़ती है। तो गोबर एक बायोलॉजिकल वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिक है तो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान होता नहीं है उससे, ठीक है।
फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। लेकिन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र ढेर सारा हमने डाल दिया तो प्लांट्स को फिर आदत हो जाती है उस फर्टिलाइज़र की, और मिट्टी भी धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। ओके, क्योंकि मिट्टी को भी एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों मैनेज करके चलना पड़ता है। जब हम न्यूट्रिएंट बढ़ा देते हैं तो मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है। ओके, यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके ये भी एक तरीका है फार्म वेस्ट को रिसाइकल करने का। ठीक है, यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। फार्म का जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। ओके, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल क्या है? गोबर, उसका इस्तेमाल करके रिसाइकल किया जा सकता है। ओके, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, जिस तरीके का बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड हो रहा है, मैन्योर दो तरह के होते हैं, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और दूसरा ग्रीन मैन्योर। ओके, मतलब जो गोबर वगैरह है, जो पत्तियां हैं, जो पेड़ के पार्ट्स हैं जो ख़राब होकर गिर गए हैं, तो इन सारी चीज़ों से दो तरह का मैन्योर, दो तरह की खाद तैयार की जाती है प्लांट्स के लिए। वो दो तरह की खाद कौन सी है? कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा ग्रीन मैन्योर। तो पहली कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट क्या होती है? द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, जैसे लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, मतलब जो फार्म के एनिमल होते हैं जिसको हम फार्म में रखते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। ओके, तो ये गाय भैंस का जो गोबर होता है, सब्जी के जो वेस्ट होते हैं, सब्जी के टुकड़े होते हैं, जानवर जिन चीज़ों को खा करके या जिन चीज़ों को एनिमल रेफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है, या नहीं खाते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं, घर से जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे खाना ख़राब हो गया, ओके, या जो हमने सब्जियां वगैरह काटी उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ में मिल करके एक गड्ढे में डाल दी जाती हैं। इसी को कंपोस्टिंग बोलते हैं। उस गड्ढे में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगस इन सारी चीज़ों को सड़ा सड़ा करके खाद बना देते हैं या कंपोस्ट बना देते हैं। और जब उनमें कीड़े डाल दिए जाते हैं, यानी अर्थवर्म डाल दिए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्ट बोल देते हैं। ओके, द कंपोस्ट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो कंपोस्ट है ये ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ढेर सारे। कंपोस्ट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अर्थवर्म्स टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। कंपोस्ट अर्थवर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थवर्म का जब कंपोस्ट बनाने में, जो कंपोस्ट हमने गड्ढे में तैयार किया है, जब उसमें केचुए यानी अर्थवर्म डाल दिए जाते हैं तो वो और तेज कर देते हैं कंपोस्टिंग के प्रोसेस को, डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को। जितना ज़्यादा अर्थवर्म हम डालेंगे उतनी ही जल्दी हमारी खाद तैयार होगी। और इसी प्रोसेस को जब हम अर्थवर्म मिक्स कर देते हैं या कीड़े डाल देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, या वर्मी कंपोस्ट। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है? प्रायर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप सीड्स, बीज बोने के पहले जो बीज हमको खेत में डालने हैं, उनको खेत में डालने के पहले कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे सन हेम्प या गुअर भी बोलते हैं उसको, ये ग्रो किए जाते हैं और फिर इनको जब ये उग जाते हैं तो इनको दबा दबा करके इनको सड़ाया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मल्चिंग। ओके, जैसे कोई घास है उसको आप कचर दीजिए, ओके, उसको आप पैर से दबा दीजिए, ओके, तो कुछ दिन में वो सूख जाएगी और सूख करके वो ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसको आप अगर मिट्टी में डालेंगे तो घास में जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे वो मिट्टी में आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को मल्चिंग बोलते हैं। तो सन हेम्प और गुअर जैसे प्लांट्स को मल्चिंग प्रोसेस से क्या किया जाता है, मिट्टी में मिक्स किया जाता है। दीज ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल। जिससे क्या होगा, सॉइल को एनरिच किया जाएगा,
ठीक है। और सॉइल को किन चीज़ों में एनरिच किया जाएगा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। तो ग्रीन मैन्योर से मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट आ जाते हैं जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। देखिए फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको इंसान फैक्ट्रियों में तैयार करता है। मैन्योर तो ऑर्गेनिकली खेत में तैयार किया जाता है, बट फर्टिलाइज़र को केमिकल प्रोसेस से फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र की मदद से प्लांट की ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो नेचुरल नहीं होते, ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इस लाइन का मतलब है कमर्शियली, मतलब ये बाहर फैक्ट्री या इंडस्ट्री में तैयार किए गए प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं। फर्टिलाइजर से प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिनसे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन फर्टिलाइज़र्स को मिट्टी में डाल दिया जाता है जिससे जो भी सीड वगैरह डाला जाएगा उससे निकलने वाले प्लांट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, ओके। दे आर यूज्ड टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ्स गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं अच्छे वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, यानी प्लांट जो भी ग्रो हो उसकी पत्तियाँ अच्छी हों, ब्रांचेस अच्छी हों, फ्लावर्स अच्छे हों, ठीक है, और हेल्दी प्लांट्स ग्रो करें। फर्टिलाइज़र्स आर अ फैक्टर इन द हायर ईल्ड्स। फर्टिलाइज़र जो हैं वो एक ऐसे फैक्टर की तरह काम करते हैं जिनकी ईल्ड ज़्यादा होती, ठीक है, हायर ईल्ड होती है, हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र ऐसे फैक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज। फर्टिलाइज़र जो हैं वो प्रॉपर डोज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। फर्टिलाइज़र जो हैं वो प्रॉपर डोज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, टाइम की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब फर्टिलाइज़र को पहले भी डाला जाता है और बाद में भी डाला जाता है। जब सीड डालने वाले होते हैं तब भी फर्टिलाइज़र को डाला जाता है और जब प्लांट बड़ा हो रहा होता है तब भी फर्टिलाइज़र को डाला जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ के पहले और बाद में दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज टाइम। प्रॉपर डोज होना चाहिए फर्टिलाइज़र का, मतलब इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है खेतों में। प्रॉपर टाइम होना चाहिए, इतने महीनों में डालना है, और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि सही से फर्टिलाइज़र जा रहा है या नहीं। और उस फर्टिलाइज़र का कंप्लीट यूटिलाइजेशन के लिए ये प्रोसेस हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइम और हमारा ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स फर्टिलाइज़र गेट्स वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। ढेर सारी सिंचाई करने से, बहुत ज़्यादा पानी डालने से खेतों में फर्टिलाइज़र बह जाते हैं और पूरी तरह से प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। दिस एक्सेस फर्टिलाइज़र देन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। अब ये जो फर्टिलाइज़र बढ़ गया है पानी में, इससे वाटर पोल्यूशन होता है। जब ये पानी नदियों में जाएगा तो नदियों में जो मछलियाँ वगैरह हैं उनके लिए जहर का काम करेगा और वो मरने लगेंगी, ओके। तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो हमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा पानी खेतों में नहीं डालना है, नहीं तो वो फर्टिलाइज़र बह जाएगा। ऑल्सो एज वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर, हमने जैसा पिछले चैप्टर में देखा है, पढ़ा है, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इन एन एरिया। एक एरिया में अगर फर्टिलाइज़र का कंटिन्यूस यूज़ किया जाए तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज़ नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल आर हार्म्ड बाई फर्टिलाइजर्स यूज्ड। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में वो रिप्लेनिश नहीं होता है, ठीक है, वो रिप्लेनिश नहीं होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में वो हार्म यानी उनको नुकसान पहुंचाया जाता है बाय फर्टिलाइजर्स यूज्ड, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ
using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming optimum yield in crop production। मतलब आपको अगर एक अच्छी फसल उगानी है, एक प्रॉपर फसल उगानी है, एक हेल्दी ग्रोथ चाहिए आपको, कि आपने जो भी खेती की है आपको पूरा उसका आउटपुट मिले, तो आपको मैन्योर यानी खाद का, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करना चाहिए, बट सही डोज और सही समय में करना चाहिए। ओके, तो आपकी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कम से कम यूज़ होता है केमिकल और फर्टिलाइज़र का, हर्बिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइज़र का, हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होता है, एंड विथ अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, और कम से कम इनपुट होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का, मतलब सॉरी मैंने कम बोल दिया था, बट ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ऑर्गेनिक मैन्योर का होता है, फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। उसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बहुत कम या ना के बराबर होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब जो खाद हम खेतों में तैयार करते हैं गोबर को सड़ाकर, उस खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी के जो कल्चर हैं, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को डालना खेतों में, जिससे बायो फर्टिलाइज़र पैदा हो जाए। बायो फर्टिलाइज़र मतलब नेचुरल फर्टिलाइज़र। नीम की पत्तियाँ, हल्दी की पत्तियाँ, ओके, हल्दी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायो पेस्टिसाइड का काम करते हैं। मतलब इनसे खेतों को नुकसान भी नहीं होता है और जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी दूर रहते हैं खेतों से। ठीक है, विथ हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन एज डिस्कस्ड बिलो इन फिगर 15.1.2। 15.1.2 का थर्ड पार्ट जो है उसमें हम इन चीज़ों के बारे में, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज क्रॉपिंग सिस्टम्स ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इंसेक्ट, पेस्ट और वीट कंट्रोल के लिए। ओके, अब इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। ओके, मतलब पानी को खेतों में डालना। ओके, तो मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड। ज़्यादातर जो क्रॉप उगाए जाते हैं इंडिया में वो बारिश की मदद से उगाए जाते हैं, रेन फेड होते हैं। That is, the success of crop in most areas is dependent on timely monsoons। जो सक्सेस होती है क्रॉप्स की, यानी जो फसल होती है क्रॉप की, तो उन क्रॉप्स की फसलों को ज़्यादातर एरियाज़ में मॉनसून की ज़रूरत पड़ती है, यानी बारिश की ज़रूरत पड़ती है और ढेर सारी रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में जितनी भी फसलें लगाई जाती हैं, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे चावल की हो, चाहे मक्के की हो, सबको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो सिंचाई प्रॉपर अगर होगी खेत में तो फसल बहुत अच्छी होगी। जिन एरियाज़ में पानी नहीं है तो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस। जो क्रॉप्स हैं यानी जो फसलें हैं उनको सही तरह से पानी मिलना चाहिए ग्रोइंग सीजन में। ओके, कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड्स ऑफ एनी क्रॉप, जिससे किसी भी क्रॉप की एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, किसी भी क्रॉप की जो पैदावार है, जो हम सोच रहे हैं हमें इतने टन यहाँ से हमें गेहूँ मिलेगा इस खेत से हमारे, या चावल मिलेगा, तो वो हमारी इच्छाएं जो हैं उस पर जो हमारी फसल है वो खरा उतरे। ओके, हमारी सोच के हिसाब से हमें आउटपुट मिले। देयरफॉर मैनी मेजर्स आर यूज्ड टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। इसीलिए बहुत सारे ऐसे तरीके लगाए जाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा
एग्रीकल्चर का जो लैंड है यानी एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है वो इरिगेशन के अंदर आ जाए। इरिगेशन मतलब सिंचाई के अंदर आ जाए, ठीक है। अब ड्राउट्स की बात करते हैं। ड्राउट्स मतलब क्या होता है, जो सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है। जब बहुत लंबे समय तक किसी एरिया में बारिश नहीं होती है तो वहाँ की ज़मीन सूखी हो जाती है, वहाँ पर कोई फसल नहीं होती, किसी भी तरह के कोई प्लांट नहीं होते, और जहाँ पर प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते। ओके, तो ड्राउट्स यानी जो सूखा होता है या जो स्कारसिटी यानी जो कमी होती है, ओके, बारिश की, जिसके कारण सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण खेतों में फसल उगती नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो फसल क्यों उगेगी। ओके, तो बारिश ना होने से जो खेत खराब हो जाते हैं, सूखा पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं ड्राउट्स। ड्राउट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। अगर बारिश नहीं हो रही है कहीं पर, यानी स्कार्सिटी है बारिश की या इर्रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का, तो ड्राउट होगा। ड्राउट पजेज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज। ड्राउट जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर जो फसल है वो अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो ड्राउट जहाँ पर आएगा तो जो एरिया से बारिश पर डिपेंड रहते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, वो एरिया ख़राब होने लगेंगे। वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज़ इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जिस एरिया में किसान जो है वो सिंचाई के तरीके नहीं इस्तेमाल करते फसल उगाने के लिए, वहाँ वो किसान सिर्फ बारिश पर डिपेंड करते हैं, वो उस एरिया की फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी, वहाँ पर फसल नहीं होगी, खेत भी ख़राब हो जाएंगे। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल्स होती हैं उनकी पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। इन एरियाज़ विथ लाइट सॉइल्स, ऐसे एरिया में जहाँ पर लाइट सॉइल्स होती हैं, क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड। क्रॉप्स यानी फसलें बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं ड्राउट कंडीशन से। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी क्रॉप की वेराइटीज़ डेवलप की हैं जो कि ड्राउट कंडीशंस को झेल सकती हैं। ओके, जो कि ऐसी ड्राउट कंडीशंस को झेल सकती हैं जिनको बाकी फसलें नहीं झेल सकती। ये इनके बीज किसने तैयार किए हैं? साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से, एक तरीका होता है जिससे ऐसे बीज तैयार किए जाते हैं जिनको मौसम की मार का कोई असर नहीं होता है। मौसम चाहे ख़राब हो चाहे अच्छा हो, उससे प्लांट निकलेंगे बीज से। ऐसे बीज तैयार करते हैं साइंटिस्ट। ओके, तो बच्चों इंडिया में सिंचाई के बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुओं के थ्रू, जो कुएं खोदे जाते हैं, वेल्स खोदे जाते हैं, उनसे सिंचाई होती है। कैनाल, बड़ी बड़ी नहरें खोदी जाती हैं, उनसे पंप लगा के खेतों में सिंचाई होती है। रिवर लिफ्ट सिस्टम्स, नदियों के फ्लो को मोड़ दिया जाता है। ओके, तो उसके थ्रू सिंचाई होती है। टैंक बनाए जाते हैं, उसके थ्रू सिंचाई होती है। तो सिंचाई के बहुत सारे तरीके हमारे इंडिया में अपनाए जाते हैं। ओके, तो बच्चों इन सिंचाई के तरीकों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ाया आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे चैप्टर्स को। ओके, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरी सिर्फ यही एडवाइस है कि बच्चों, आप लोगों को आगे बहुत दिक्कत आने वाली है, तो आप लोग घर पर रीडिंग करते रहिए, राइटिंग करते रहिए, ताकि आपकी हैबिट ना छूटे। भले ही 1 घंटा दीजिए पढ़ाई को, ओके, बट मन लगा कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।